वेलकम टू जियो माइंड वायरल। जियो माइंड वायरल में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सेट 6, जिसके अंतर्गत सॉल्व करेंगे एनवायरनमेंट एंड बायोज्योग्राफी के क्वेश्चन। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम इन 1935? 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं अर्नेस्ट हैकल, एजी टांसले, ईपी ओडम और चार्ल्स एल्टन। सही जवाब आप कमेंट में दें। इसका सही जवाब है बी, एजी टांसले। एजी टांसले महोदय ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द को डिफाइन किया था। इनके अनुसार द इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इज नोन एज इकोसिस्टम। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के रूप में इसे परिभाषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम इज नोन एज। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों के बीच के संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं इकोस्फेयर, इकोटाइप, इकोटोन, बायो। इसका सही जवाब है सी, इकोटोन। Ecotone poses high species diversity and density known as the edge effect. Basically, ecotone क्या करता है? तो एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बेसिकली दो अलग अलग क्षेत्रों का कंबाइंड जो पोर्शन होता है, जिसमें दोनों क्षेत्र के जीव रह सकते हैं, उसको इकोटोन करते हैं। इसलिए यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसको एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in a food chain, the total amount of living organic matter at any trophic level is called। एक खाद्य श्रृंखला में किसी भी पोषण स्तर पर जीवित कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा कहलाती है। ऑप्शंस है बायोमास, प्रोडक्टिविटी, ह्यूमस और बायोटा। इसका सही जवाब है ए, बायोमास। बेसिकली बायोमास क्या होता है? इज द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म पर यूनिट एरिया। यानी प्रति इकाई क्षेत्र में जीवों द्वारा जो संश्लेषित कार्बनिक पदार्थों का शुष्क भार होता है, वो बायोमास कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया। प्रति इकाई क्षेत्र में किस पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे अधिक है? ऑप्शन है डेजर्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरा है डीप ओशन, चौथा है टैगा। इसका सही जवाब है, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बेसिकली क्या होता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई रेनफॉल और हाई सोलर रेडिएशन देखने को मिलता है, जिसके कारण जो इल्ड होता है, बायोमास होता है, वो भी हाई होता है। इसीलिए इसकी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन की। नेक्स्ट, द 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन अ फूड चेन वाज प्रपोज्ड बाय। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा हस्तांतरण का 10% का नियम किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन है आपके लिंडमैन के द्वारा, ओडम के द्वारा, डार्विन के द्वारा और एल्टन के द्वारा। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहता है। तो 10% का नियम जो दिए थे, उनका नाम था रेमंड लिंडमैन। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे कि इन्होंने ये 10% का नियम कब दिया था? 1942 में। ठीक है, इनके अनुसार कि जब भी ऊर्जा का स्थानांतरण एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में होता है, तो 10% ऊर्जा ही अगले लेवल पे जा पाती है, बाकी सारी नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट, सेल्वा वेजिटेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच बायोम। सेल्वा वनस्पति किस बायोम की विशेषता है? ऑप्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर। ए, मेडिटेरेनियन बायोम, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम, सवाना बायोम, टुंड्रा बायोम। इसका सही जवाब आप जान सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बायोम। सेल्वा वनस्पति बेसिकली विषुवतीय वर्षावन बायोम का की विशेषता है। अमेजन बेसिन के घने बहुस्तरीय विषुवत रेखा वर्षावन ही है ये सेल्वा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट्स, ऑप्शंस है प्लांट्स दैट ग्रो इन अ सैलिन सॉइल और वाटर इज क्लासिफाइड एज। लवणीय मिट्टी या जल में उगने वाले पौधों को किस रूप में वर्गीकृत करते हैं? ऑप्शंस है हाइड्रोफाइट्स, जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स। तो जो पौधे लवणीय मिट्टी में उगते हैं, उसे क्या कहते हैं लवणीय जल में? सी, हेलोफाइट्स। बेसिकली हेलोफाइट्स पोजेस स्पेशलाइज्ड रूट्स, जिसका नाम है क्या? न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जिसके कारण ये लवणीय दलदलों में आसानी से उग जाते हैं।
आप ध्यान रखेंगे कि सैलाइन सॉइल्स और वाटर में उगने वाली वनस्पति को क्या बोलते हैं? हैलोफाइट्स। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैनोस ग्रासलैंड आर फाउंड इन विच कॉन्टिनेंट? लैनोस घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? ऑप्शंस है अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका। इसका सही जवाब है बी, साउथ अमेरिका। बेसिकली लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया के ओरनिको नदी बेसिन में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पायरोफाइट्स आर प्लांट्स अडेप्टेड टू सर्वाइव। पायरोफाइट्स वे पौधे हैं जो जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं। पायरोफाइट्स कहाँ जीवित रहने के लिए अनुकूलित है? एक्सट्रीम कोल्ड में, वाइल्ड फायर्स में, ड्रॉट में, हाई सैलिनिटी में। इसका सही जवाब है बी। पायरोफाइट्स जो होते हैं, ये पायरो का अर्थ ही होता है अग्नि, तो इससे आप समझ सकते हैं फाइट्स का अर्थ पौधा। तो वो जो अग्नि या आग के प्रति संवेदनशील कम होते हैं वो पायरोफाइट्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो जड़ मोटी छाल होती है, थिक बार्क होती है, ठीक है, और इनकी संरचना क्या होती है? बेसिकली फायर रेजिस्टेंट वाली होती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच बायोम इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेक बास्केट ऑफ द वर्ल्ड? किस बायोम को विश्व की रोटी की डलिया के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शंस है आपके पास, मॉनसून बायोम, टेम्परेट ग्रास बायोम, मेडिटेरेनियन बायोम और टैगा बायोम। विश्व की रोटी की डलिया, विश्व की रोटी की डलिया किसे कहा जाएगा? बी, टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम, क्योंकि उसमें घास का मैदान। कारण क्या है? तो यहाँ पे मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन के द्वारा बड़ी मात्रा में गेहूं का उत्पादन होता है, जैसे प्रेरीज का मैदान, इसलिए इसे बास्केट बोलते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, who introduced the concept biodiversity hotspot? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ऑप्शन है नॉर्मन मायर्स, वॉल्टर जीरोजन, जेई लवलक, रसल कार्सन। इसका सही जवाब है ए, नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में असाधारण स्थानिकता वाले उन क्षेत्रों की पहचान की थी जिनका आवास विनाश का सामना कर रहा था, ठीक है, और उसको क्या बोला था? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डेटा बुक विच कंटेन अ लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज पब्लिश्ड बाय? रेड डेटा बुक किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, WWF है, IUCN है, यूनिप है और यूनेस्को है। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, IUCN होगा इसका आंसर। बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका बेसिकली काम क्या है? तो एक्सटिंक्ट होने वाले या हो चुके प्रजातियों का रिकॉर्ड मेंटेन करना, वो रेड डेटा बुक में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू कंजर्वेशन? इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, ए पे बोटेनिकल गार्डन, बी पे जूलॉजिकल पार्क, सी पे नेशनल पार्क और डी पे जीन बैंक। बेसिकली इन सीटू का मतलब होता है स्वस्थान, अपने स्थान पे जहाँ पे क्या किया जाता है? कंजर्वेशन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन। और वो बेसिकली इसमें एग्जांपल है सी, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बसाया नहीं जाता है, बल्कि ये नेचुरल होता है। बाकी जूलॉजिकल पार्क, बोटेनिकल गार्डन और जीन बैंक ये सब स्थापित होते हैं, ये एक्स सीटू होते हैं, पर स्थानीय बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शंस है आपके पास, सॉरी क्वेश्चंस है पहले। द टर्म डीप इकोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय? डीप इकोलॉजी टर्म के बारे में पूछा जा रहा है कि डीप इकोलॉजी टर्म किसने सर्वप्रथम यूज किया है? अर्नेस्ट मर्रे बुकचिन, रेमंड डर्समैन और अर्नेस्ट मेयर। इसका सही जवाब आप देख सकते हैं, ए है अर्नेस्ट नेस्ट। अर्नेस्ट नेस्ट ने 1973 में डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था, शैलो इकोलॉजी से हटकर। अभी अभी रिसेंट में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, PCT के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर करेंटली रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया? ऑप्शंस 2, 3, 4, 5। इसका सही जवाब है सी, 4। भारत में भी 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। एक हिमालय है, एक पश्चिमी घाट है, एक भारत बर्मा क्षेत्र है और एक सुंडालैंड है। नेक्स्ट, मिनी माता डिजीज इज कॉज्ड बाय वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू विच मेटल? मिनी माता जो रोग होता है बेसिकली किसके कारण होता है? वाटर पॉल्यूशन के कारण होता है, लेकिन वाटर पॉल्यूशन
में किस मेटल का मिलने के कारण होता है? तो ऑप्शन है कैडमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक। मिनिमा था बेसिकली सी, मरकरी के कारण होता है। हाईली टॉक्सिक मिथाइल मरकरी, ये ध्यान रखिएगा, मिथाइल मरकरी के एक्युमुलेशन से न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है। ये बेसिकली जापान में पाई जाती डिजीज होती है जिसको बोलते हैं मिनिमाता। नेक्स्ट, व्हाट इज मेजर्ड बीओडी? बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या मापता है? इससे क्या मापा जाता है? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज, सॉइल रेडिएशन लेवल्स और नॉइज पॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी। इसका सही जवाब है बी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली किसको डिफाइन करता है? ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन वाटर बॉडी, जल निकाय में कार्बनिक प्रदूषण को दर्शाता है। ज्यादा बीओडी होना पानी की खराब होने का संकेतक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The phenomena of nutrient enrichment leading to choking of water bodies is called, पोषक तत्वों के संवर्धन की वह घटना जिसके कारण जल निकाय चोक हो जाते हैं क्या कहलाती है? ऑप्शन है आपके पास, बायोमैग्निफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, सैलिनाइजेशन, कैल्सिफिकेशन। इसका सही जवाब है डी, यूट्रोफिकेशन। बेसिकली क्या होता है, रन ऑफ के द्वारा नाइट्रेट्स और फॉस्फेट क्या करते हैं, पानी में घुल जाते हैं जिससे एल्गम ब्लो होती है, शैवाल प्रस्फुटन होता है जो क्या करता है बेसिकली लाइट को पानी में जाने से रोक देता है जिससे एक्वेटिक लाइफ सफोकेट होकर मर जाते हैं। तो इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंटरनेशनल प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू रिड्यूसिंग ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस? कौन सा अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल विशेष रूप से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों को कम करने के लिए समर्पित है? ऑप्शन है ए, क्योटो प्रोटोकॉल, बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सी, नगोया प्रोटोकॉल, डी, कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इसका सही जवाब है बी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1987 में आया था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ओजोन डेप्लेशन को कम करना। ठीक है, ओजोन से रिलेटेड था। इसके अंतर्गत सीएफसी और हैलोज पे प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी। ठीक है, बाकी आप क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया और कार्टेजेना के बारे में पढ़ लेंगे क्योंकि ये चारों प्रोटोकॉल अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक लंग डिजीज इज प्रिवेंट अमंग वर्कर्स ऑफ विच इंडस्ट्री? ब्लैक लंग बीमारी किस उद्योग के श्रमिकों में प्रचलित है? ऑप्शन है टेक्सटाइल मिल्स, कोल माइनिंग, सीमेंट फैक्ट्रीज, फायरवर्क्स। इसका सही जवाब है बी, कोल माइनिंग। नाम से स्पष्ट है, ब्लैक ब्लैक कोयला होता है तो ब्लैक लंग डिजीज ये बेसिकली कोयला में काम करने वाले लोगों को होता है, कोयला फैक्ट्रीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन इज एक्सप्लिसिटली रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ? रामसर कन्वेंशन स्पष्ट रूप से किसके संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन है टाइगर रिजर्व, वेटलैंड्स, कोरल रीफ और अल्पाइन फॉरेस्ट। इसका सही जवाब है रामसर कन्वेंशन बी, वेटलैंड से है। रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर है और यहीं पे एक सम्मेलन हुआ था 1971 में और इसमें टारगेट किया गया था जितने भी वेटलैंड्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का, इसलिए इसको रामसर साइट्स बोलते हैं और रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। बेसिकली वेटलैंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय विच रिपोर्ट? सतत विकास जो शब्द है ये कौन से रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय बना? ब्रंटलैंड रिपोर्ट, मेडोज रिपोर्ट, एजेंडा 21 और क्योटो रिपोर्ट। इसका सही जवाब है ए, ब्रंटलैंड रिपोर्ट। 1987 में ही ब्रंटलैंड रिपोर्ट आई थी और कॉमन फ्यूचर नाम से, ठीक है, ब्रंटन महोदय के द्वारा जारी की गई थी और इसी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी। नेक्स्ट, एजेंडा 21 adopted during the Earth Summit 1992 was held in which city? पृथ्वी सम्मेलन 1992 के दौरान अपनाया गया एजेंडा 21 किस शहर में आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन है स्टॉकहोम, जोहान्सबर्ग, रियो डी जेनेरो, पेरिस। इसका सही जवाब है सी, रियो डी जेनेरो। यहाँ पे यूएनसीडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में और इसी में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। नेक्स्ट, द गाया hypothesis which state that earth behaves like a self-regulating organism was proposed by, गाया परिकल्पना जिसके अनुसार पृथ्वी के स्वनियमन करने वाले जीव की तरह व्यवहार करते हैं किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन है जेम्स लवलॉक, बैरी कॉमनर, चार्ल्स एल्टन और पॉल एलरिच। इसका सही जवाब है ए,
जेम्स लवलक ने बताया था कि पृथ्वी जो है एक सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडी की तरह काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, विच एलिमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इताई इताई डिजिट, इताई इताई रोग के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व जिम्मेदार है? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी और नाइट्रेट। इसका सही जवाब है ए, कैडमियम। कैडमियम के कारण क्या होता है, इताई इताई नामक डिजीज होती है। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, बोन सॉफ्टनिंग एंड ज्वाइंट फेलियर डिजीज होता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और ज्वाइंट फेल हो जाते हैं। और इसे पहली बार कहाँ देखा गया था, जापान में देखा गया था। तो ये आज के 25 क्वेश्चन रहे। ठीक है, तो आपका वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल है लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। कल मिलते हैं अगले सेट के साथ। धन्यवाद।